बहुत समय पहले की बात है। भानपुर नगरी में राजा विक्रमादित्य राज्य करते थे। विक्रमादित्य नेक दिल, सत्यवचनी और ईमानदार राजा थे। वह अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखते थे, जिससे उनकी प्रजा उनसे बहुत खुश रहती थी। एक दिन महाराज वन भ्रमण के लिए जंगल में निकले। चलते चलते वे काफ़ी दूर निकल गए और झरने के पास आकर रुक गए और सोचने लगे कि यहाँ कितनी शांति है। राज कारोबार की चिंताओं से दूर वन में आकर मेरा मन खुश हो गया। मैं कुछ देर यहीं विश्राम कर लेता हूँ। राजा विश्राम कर ही रहे थे कि थोड़ी देर बाद आवाज़ आने लगी, बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। अरे, यह आवाज़ कैसी है? यह आवाज़ उत्तर दिशा की ओर से आ रही है। लगता है कोई संकट में है। फिर राजा उस आवाज़ की ओर जाने लगते हैं। महाराज ने इधर उधर बहुत देखा, पर कोई ना दिखा। फिर राजा की नज़र एक साधु पर पड़ी, जो कि झरने के पास बैठकर तपस्या कर रहे थे। राजा की आवाज़ से साधु की तपस्या भंग हो गई और वह बहुत क्रोध में आ गए और उन्होंने सामने राजा को देखा। राजा भी समझ गए कि उन्होंने साधु की तपस्या भंग की है। फिर राजा ने उस साधु से माफ़ी मांगी कि हे साधु महाराज, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। शायद मेरी ही वजह से आपकी तपस्या भंग हुई है, पर मैंने किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनी थी, इसीलिए मैं चला आया। मुझे लगा कोई संकट में होगा। वह आवाज़ आत्माओं की थी, जिन्हें मैं अपनी बस में लेना चाहता था। मेरी यह तपस्या पूरी ही होने वाली थी, परंतु तूने मेरी तपस्या भंग कर दी। मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू अभी के अभी राजा से गरीब भिखारी बन जाएगा। फिर वह तुरंत एक गरीब भिखारी बन गया। अरे, यह मुझे क्या हो गया? साधु बाबा, मुझे माफ़ कर दो। मैंने जानबूझ के यह नहीं किया। अगर मैं ऐसा रहा तो मेरी राज्य और प्रजा का क्या होगा? मुझे माफ़ कर दीजिए। उस महात्मा को उस पर दया आ गई और बोला, देखो, मैं अपना श्राप वापस नहीं ले सकता, पर श्राप का निवारण बता सकता हूँ। तो सुनो, कोई भी राजकुमारी अगर तुम्हें इसी रूप में पसंद करेगी और तुम्हारे साथ विवाह करेगी और वरमाला डालेगी, तब तुम्हारा यह श्राप नष्ट हो जाएगा। ठीक है साधु बाबा। राजा वहाँ से चला गया। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे और क्या ना करे, कहाँ जाए कहाँ ना जाए। या मैंने क्या कर दिया? भला कोई भी राजकुमारी मुझ गरीब से विवाह क्यों करेगी? मुझे तो लगता है मुझे इस श्राप से कभी छुटकारा नहीं मिलेगा। यह सोचते हुए वह जंगल की ओर आगे जाने लगा। चलते चलते उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। अरे, इतने घने जंगल में क्या बूढ़ी औरत क्या कर रही है? मुझे जाकर देखना चाहिए। फिर राजा उस बूढ़ी औरत के पास जाता है। बूढ़ी माँ, आप इस जंगल में क्या कर रही हैं? बेटा, मैं इस जंगल में लकड़ियाँ काटकर इसे बाजार में बेचती हूँ और इसी से मेरा गुजारा चलता है। पर आज लकड़ियाँ कुछ ज़्यादा हो गई है, इसीलिए मैं इसे उठा नहीं पा रही हूँ। तब राजा बोलता है, क्या आप इस जंगल में रहती हो? आपका कोई बेटा नहीं है? नहीं, मेरे 2 बेटे और 2 बहू हैं और वे दोनों पास ही के गांव में रहते हैं। पर मैं अब बूढ़ी हो गई हूँ, इसीलिए उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। तब से मैं जंगल में झोपड़ी बनाकर अकेली ही रहती हूँ। राम 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 राम, आपके बच्चे ने आपको घर से निकाल दिया? बूढ़ी माँ, आप चिंता मत करिए, आज से आपका सहारा मैं बनूंगा और आपके साथ रहा करूंगा। मैं कमाऊंगा और आप झोपड़ी में रहकर हम दोनों के लिए सिर्फ खाना बनाना। अभी मैं इन लकड़ियों को लेकर आपके साथ घर चलता हूँ।
हाँ बेटा, शायद भगवान को मुझ पर दया आ गई होगी, इसीलिए उसने तुझे भेज दिया। फिर वे दोनों बूढ़ी माँ की झोपड़ी की ओर जाते हैं। दूसरे दिन राजा विक्रमादित्य काम की तलाश में सुबह सुबह निकल जाते हैं और गांव के सेठ के पास जाकर कुछ काम मांगने लगते हैं। देखो विक्रमादित्य, मेरे पास काम तो है, पर मैं तुझे गांव में पहली बार देख रहा हूँ, इसीलिए मैं कुछ काम नहीं दे सकता। सेठ जी, मैं एक ईमानदार इंसान हूँ और कभी भी मैं किसी के साथ धोखा नहीं करता। अगर आप मुझे आधी पगार देंगे तो भी मैं आपके पास काम करने के लिए तैयार हूँ। मुझे काम की बहुत ज़रूरत है, मुझे काम पे रख लो सेठ जी। क्या तुम आधी पगार में भी काम कर लोगे? ठीक है, मैं सभी मजदूरों को दिन का 6 रुपया देता हूँ, तो तुझे सिर्फ 3 रुपये ही दूंगा। मुझे चलेगा सेठ जी, आप सिर्फ काम बताइए। आज से तू मेरा खेत संभालेगा। ठीक है सेठ जी, मैं अभी खेत में जाता हूँ। फिर राजा विक्रमादित्य हल लेकर खेत की ओर निकल जाते हैं और सेठ के खेतों में काम करने लगते हैं। ऐसे ही कुछ समय बीत गया और विक्रमादित्य खूब ईमानदारी और लगन के साथ काम करने लगे। यह सब देखकर सेठ जी भी बहुत खुश हुए और उन्होंने उसकी पगार बढ़ा दी। उन पैसों से वह घर में अनाज ले जाता और बचे हुए पैसों से वह गरीब की मदद करता। पास ही के राज्य के राजा वृषभानु की 2 पुत्रियां थीं, पद्मावती और कलावती। पद्मावती का रंग थोड़ा सांवला था, पर वह मन की बहुत अच्छी थी। पर कलावती को अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। वह हर बात में पद्मावती का मजाक उड़ाती और उसे नीचा दिखाती। महाराज, आप उदास क्यों लग रहे हैं? मंत्री जी, आपको तो पता ही है, मेरी बड़ी बेटी पद्मावती विवाह के योग्य हो गई है, पर जो भी लड़का मेरी बड़ी बेटी को देखने आता है वह मेरी छोटी बेटी कलावती को पसंद कर लेता है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। कलावती बार बार अपनी बहन को परेशान करती रहती थी। अरे काली बहन, तुम शादी कब करोगी? तुम्हारी वजह से मेरी भी शादी नहीं हो रही है। कलावती, मैं शादी करने के लिए तो तैयार हूँ, पर कोई भी मुझे पसंद नहीं करता। सब तुम्हें ही पसंद कर लेते हैं, तो इसमें मैं क्या करूँ? हाँ, वह तो तुमने ठीक कहा। मेरी जैसी सुंदर लड़की को तो सब पसंद करते हैं और तेरी जैसे कुरूप को कोई पसंद नहीं करेगा। देखना, कोई भी तेरे साथ विवाह नहीं करेगा। हाँ, हूँ मैं काली। भगवान ने मुझे अगर भेजा है तो मेरा जोड़ीदार भी अवश्य भेजा होगा। वह मुझे कभी ना कभी मिल ही जाएगा। एक दिन पद्मावती और कलावती वन भ्रमण के लिए सैनिकों के साथ निकले। जंगल में वे लोग बहुत आगे चले गए, तभी उन्हें एक युवक जमीन में गिरा हुआ दिखा। वह इंसान प्यास के मारे तड़प रहा था। पद्मावती की नज़र उस इंसान पे पड़ी। सैनिकों, रथ रोको, लगता है उस इंसान को हमारी सहायता की ज़रूरत है। तब कलावती कहती है, पद्मावती, हम राजकुमारी हैं और इस गरीब आदमी की हम मदद क्यों करेंगे? वैसे ही बहुत धूप है, अगर मैं धूप में निकलूंगी तो मेरी सुंदरता खराब हो जाएगी। तभी पद्मावती बोलती है, कलावती, हम इस राज्य के राजकुमारी हैं और हमारा यह फर्ज बनता है कि मुसीबत में पड़े इंसान की हम मदद करें। और ऐसी सुंदरता किस काम की जो किसी की जान बचाने के लिए भी काम ना आ सके। फिर पद्मावती उस इंसान के पास जाती है। वह इंसान कोई और नहीं बल्कि राजा विक्रमादित्य थे। अरे, यह तो पानी के लिए तड़प रहा है। सैनिकों, इसे उठाकर पेड़ के नीचे छांव में बैठाओ, मैं अभी पानी लाती हूँ। फिर पद्मावती ने उसे अपने हाथों से पानी पिलाया। पानी पीते ही उसे अच्छा लगने लगा और उसने बोला, आपने मेरी जान बचाई। अगर आप मुझे पानी नहीं पिलाते तो मेरा बच पाना मुश्किल था।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका उपकार कभी नहीं भूलूंगा। हे युवक, मैंने कोई उपकार नहीं किया। इस राज्य की राजकुमारी होने के नाते मेरा यह फर्ज बनता है। आप बहुत ही नेक दिल राजकुमारी है और मैं आपका परिचय जानना चाहता हूँ। मैं इसी नगर के राजा की बड़ी पुत्री पद्मावती हूँ। हाँ हाँ, मैंने उनके बारे में बहुत सुना है। वह बहुत ही नेक दिल राजा है और अपनी प्रजा का भी खूब ख्याल रखते हैं। आज तो मैं उनकी पुत्री से भी मिला। यह तो मेरा सौभाग्य है। अच्छा, तुम बताओ, तुम कौन हो और इस जंगल में क्या कर रहे हो और बेहोश कैसे हो गए? मेरा नाम विक्रमादित्य है और मैं पास के गांव में रहता हूँ और सेठ जी के यहाँ काम करता हूँ। मैं उन्हीं के काम से जा रहा था, तभी धूप के कारण मेरा सर चकरा गया और मैं बेहोश हो गया। ज़्यादा धूप में काम मत किया करो और अपने साथ पानी रखा करो। हाँ राजकुमारी, आज के बाद मैं हमेशा अपने साथ पानी रखा करूँगा। फिर राजकुमारी वहाँ से चली जाती है और वह राजा सोचता है, यह इतनी बड़ी राजकुमारी होकर भी उसने अपने हाथों से मुझे पानी पिलाया। ऐसे ही मन की साफ और नेक दिल की लड़की आज तक मैंने नहीं देखी। अगर मैं राजे वाले वेश में होता तो मैं इसी को अपनी राजकुमारी बनाता। यह सोचते हुए वह अपने घर चला जाता है। थोड़ी देर बाद पद्मावती फिर से भ्रमण के लिए निकली। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे एक धुन सुनाई दी। अरे, इतनी सुंदर बांसुरी की धुन कहाँ से आ रही है और कौन बजा रहा है? चलो, मुझे देखना चाहिए। पद्मावती उस धुन के पीछे जाने लगी और उसने देखा कि यह वही युवक है जिसको उसने पानी पिलाया था। इतनी अच्छी बांसुरी बजाता है। मैं तो इसके बांसुरी की धुन में ही खो गई। फिर विक्रमादित्य की नज़र पद्मावती पर पड़ी। अरे राजकुमारी, आप यहाँ कब आई? मैं वन भ्रमण के लिए जा रही थी, तभी मैंने तुम्हारी बांसुरी की धुन सुनी और मैं यहाँ चली आई। तुम बहुत अच्छी बांसुरी बजाते हो। ऐसे करते करते उन्होंने बात शुरू कर दी और सारा दिन वे लोग बातें करते रहे। अरे, शाम हो गई, मुझे तो पता ही नहीं चला। अब मुझे महल वापस लौटना चाहिए। कल मैं तुमसे मिलने फिर आऊँगी। दूसरे दिन पद्मावती फिर से मिलने गई। अब तो वे लोग रोज मिलने लगे और खूब बातें करने लगे। अब तो वे दोनों एक दूसरे के प्रेम में पड़ गए। मुझे लगता है मैं तुमसे प्रेम करने लगी हूँ। क्या तुम मेरे साथ शादी करोगे? मैंने तो तुम्हें जब पहली बार देखा, मुझे तो तभी तुमसे प्रेम हो गया था, पर तुम एक राजकुमारी हो और मैं एक गरीब मजदूर। हमारा मिलन संभव नहीं है। यही सोचकर मैंने तुम्हें भूल जाना ही ठीक समझा। गरीब और अमीर कुछ नहीं होता, बल्कि इंसान का मन साफ होना चाहिए। इतना समय तुम्हारे साथ गुजार कर मैं समझ गई हूँ कि तुम बहुत ही नेक दिल और सच्चे इंसान हो। और सबसे बड़ी बात, इतने घने जंगल में मैं तुमसे अकेले मिलने आया करती थी, पर तुमने कभी भी मुझे हाथ नहीं लगाया। यह तुम्हारे अच्छे संस्कार का प्रतीक है। मैं तुम्हारे साथ एक झोपड़ी में भी रह सकती हूँ। पद्मावती, मैं भी तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता हूँ। मेरे साथ राजमहल चलो, मैं पिताजी से बात करती हूँ। फिर वे दोनों महल जाने लगते हैं। राजकुमारी अपने पिता से मिलकर सारी बात बताती है। महाराज भी उन दोनों के रिश्ते से बहुत खुश होते हैं। शादी की तैयारी होने लगती है। वे दोनों एक दूसरे को वरमाला पहनाते हैं। वरमाला गले में जाते ही वह तो राजा के वेश में आ जाता है। यह चमत्कार सब लोगों को हैरान कर देती है। राजकुमारी बोलती है, आप कौन हो? अरे, मेरा पति कहाँ गया? शांत हो जाओ पद्मावती, मैं ही तुम्हारा पति हूँ। फिर राजा विक्रमादित्य सभी को साधु द्वारा दी गए श्राप के बारे में बताते हैं। कहानी सुनकर सभी के मन से भय दूर हो जाता है। पद्मावती की शादी इतने बड़े और इतने सुंदर राजा से हुई।
यह देखकर कलावती को बहुत जलन होने लगती है, पर अंत में जीत तो इंसानियत की ही होती है। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।